हेलो बच्चों, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम उमेश है और मैं आज आपको सिखाना शुरू करने वाला हूं 10th क्लास की हरियाणा बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में साइंस। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी के पास ये बुक होगी। 10th क्लास हरियाणा बोर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एमबीडी की मेरे पास ये गाइड है। इसके अंदर से आपको मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूं। अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ते हैं तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं दूसरी बुक में से भी पढ़ा दूंगा। ऑलमोस्ट सभी बुक्स में जो सिलेबस है वो बिल्कुल समान ही होता है, लेकिन जो क्या को कहते हैं कि लैंग्वेज और बहुत सारा लिखने का तरीका, आंसर देने का तरीका अलग होता है। तो अगर आपके पास ये पुस्तक है तो बहुत ही अच्छे, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और कंप्लीट साइंस में आपको कराने वाला हूं। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। 10th क्लास हरियाणा बोर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस, इसके अंदर हमारे पास कंटेंट क्या है। इसके अंदर 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट्स को जो है 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो पहली यूनिट है वो केमिस्ट्री की यूनिट है। उसके जो चैप्टर है उनके नाम है, पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमारे पास पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट शुरू हो जाती है जिसका नाम है, दूसरी यूनिट बायोलॉजी की यूनिट है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो हमारा जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर हो गया। 5वें चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। जो 6th चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 7th चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। जो हमारे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा जो 8वां चैप्टर है वो है हेरिडिटी। उसके बाद हमारी ये बायोलॉजी की भी यूनिट जो है समाप्त हो जाती है और नेक्स्ट यूनिट हमारी प्रारंभ शुरू हो जाती है जिसका नाम है, जो फिजिक्स की यूनिट है, यूनिट 3 फिजिक्स की यूनिट है जिसका नाम है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमिना हमारी यूनिट 3 है और हमारा चैप्टर हो जाता है 9वां शुरू। 9वें चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो हमारा 10th चैप्टर है उसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसका नाम है। और फिजिक्स की ही हमारी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाती है, चौथी यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट। और चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। और हमारा 12वां चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जो हमारी मैग्नेटिक होती है उसके क्या हो प्रभाव होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे। और हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 5 जिसके अंदर एक ही चैप्टर है, हमारा लास्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण। इसके बारे में हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। और पहली यूनिट जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट के अंदर हम जानेंगे जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है और उनका बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। जैसे कि हम मानव हैं, एक दूसरे से अपने फैमिली के साथ और दूसरों की फैमिली के साथ, इस समाज के साथ किस प्रकार से हम बिहेव करते हैं, ऐसे ही हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो दूसरे और खुद की जो फैमिली होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ये हम जानेंगे केमिकल्स के बारे में। और उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है। जैसे हमारा नेचर होता है, हम क्या होते हैं, शर्मीले होते हैं। हम क्या होते हैं, दूसरों पर दया करने वाले होते हैं, किसी का बिना पूछे किसी की सामान नहीं लेते हैं। तो ये बहुत सारी क्वालिटी होती है हमारे अंदर, ये हमारी प्रकृति होती है। हम दूसरों के साथ कैसे हम व्यवहार करेंगे, दूसरों के साथ कैसे हम इंटरेक्शन करेंगे, ये हमारा है, हम ह्यूमंस का है कि हम किस प्रकार से दूसरों के ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ऐसे ही केमिकल कंपाउंड होते हैं, ये भी, इनकी भी प्रकृति होती है, किस मेटल से, किस नॉन मेटल से
किस सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से किस प्रकार से ये इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रकार ये हमारी केमिस्ट्री की पहली यूनिट है और पहला ही चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसी के अंदर हमारे जो हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर हमें बताए गए हैं कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर को सीखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें रिमेंबर करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम इन पॉइंट्सों तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि ये बुक भी आपके पास होगी। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और अपनी नोटबुक के अंदर, बुक के अंदर देख करके आप बिल्कुल शब्द टू शब्द आप सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे बातों को। मैं ये समझ के आपको ये पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट सम केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं और उन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को शब्दों में बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो बहुत सारी चीज है कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद हमारी रिएक्शन होती है, एरो का निशान होता है। ये तो केमिकल इक्वेशन के अंदर होता है, उसके अंदर कंडीशन बताई गई होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ इस कंडीशन में, इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर या हीट देने से ये रिएक्शन होती है और हमारा ये प्रोडक्ट मिलता है और हमारा बाय प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है। ये हमें शब्दों के अंदर एक डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है रिएक्शन। इस शब्द जो हमारे शब्दों के अंदर ये रिएक्शन दी हुई होती है, इसको एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है और बिल्कुल यूनिवर्सल होती है। उस रिएक्शन को किसी भी साइंटिस्ट को या टीचर को आप दिखाओगे, वो उसका अर्थ बिल्कुल वही जानेगा कि ये हमारा कंपाउंड है, दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस कंडीशन में कर रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो पहला पॉइंट अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट सम केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी क्लियर। हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में बताया गया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम मास को, द्रव्यमान को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास हमारा कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम शुरू करते हैं। इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो इन अ केमिकल इक्वेशन देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसके अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर बताया गया है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें लिखी हुई है, कहीं भी लिखी हुई है या कोई हमको बता रहा है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम बराबर है लेफ्ट हैंड साइड में ही और राइट हैंड साइड में भी, तो हम उस केमिकल इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण उसको बोलेंगे। तीन पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चौथा पॉइंट है हमारा, कोई भी दो या दो से अधिक जो हमारे कंपाउंड है वो कंबाइन होकर के रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से अधिक जो कंपाउंड है वो कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चार पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब हमारा पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग डाइजेशन
डाइजेशन के दौरान जो हमारी पाचन क्रिया होती है, पाचन के दौरान ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय हम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम क्या कर रहे हो, अपने शरीर को इनपुट कर रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रोटी है, चावल है, दाल है, कोई भी खाने की सामग्री है, जब उसको खाते हैं, चबाते हैं, तो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, अमाशय के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाते ही वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो क्लिष्ट यौगिक होते हैं, उनको सिंपलर कंपाउंड में, छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ने का कार्य होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के दौरान। ये 5वें पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है। 6th पॉइंट इज The decomposition of vegetables matter into compost is an example of exothermic reaction। जो हमारी वेजिटेबल मैटर होते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, जो सब्जियां हो गई या फिर छिलके हो गई, यो जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उससे वेस्ट मटेरियल निकलता है, उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन के दौरान जैसे ही सब्जियां बनाएंगे तो हम कचरा जो है सब्जियों का वो कहीं डंप कर देंगे एक जगह पर। जब हम डंप करेंगे तो डिकम्पोज होने लग जाता है, सड़ने गलने लग जाता है। तो जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो ये एक रिएक्शन है जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें से एनर्जी निकलती है, रिएक्शन होती है और एनर्जी बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया 5वें पॉइंट के अंदर कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। यहीं पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी जान लेते हैं कि जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें से जब रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है, हीट बाहर निकलती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे केमिकल रिएक्शन होगी उसमें से हीट बाहर निकलेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है इसका अपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी जो हीट है देनी पड़ती है, हीट देंगे उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको या ये टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा 5वां पॉइंट क्या हो गया कि जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वह एक्सोथर्मिक होती है। उसके बाद हमारा 6ठा पॉइंट है, सॉरी ये 6ठा पॉइंट था, उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है, एक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर स्मॉलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो, अभी हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि जो हमारे 2 या 2 मोर देन 2 कंपाउंड्स कंबाइन करके, कम्बिनेशन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होगा। इसको अपोजिट कर दो ऐसे करके, जो हमारा सिंगल जो प्रोडक्ट था हमारा रिएक्टेंट बन गया, इसके अंदर हमारा सिंगल जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होके टूट के 2 या 2 से अधिक सिंपलर कंपाउंड्स में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। 7वां पॉइंट हो गया हमारा। 8वां पॉइंट पे आ जाते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ ही मैंने ये पॉइंट भी समझा दिया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर, जिनको रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी हम देते हैं या फिर रिएक्शन के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और रिएक्शन हमारी होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा सॉरी 8वां पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। 9वां पॉइंट है, दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे 2 कंपाउंड रहेंगे। जो हमारा एक कंपाउंड है उसके अंदर आयन रहेंगे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और दूसरे कंपाउंड के अंदर भी रहेंगे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। हमारी रिएक्शन एरो रिएक्शन होगी और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा
जो इनके इसके पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इसके पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इस रिएक्शन का पॉजिटिव आयन इस रिएक्शन के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, इस रिएक्शन का नेगेटिव आयन इस रिएक्शन के पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और अलग, यानी कि दो कंपाउंड टूट करके एक दूसरे का आयन एक्सचेंज कर करके दूसरे दो कंपाउंड बना देंगे रिएक्शन के बाद में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे 9 पॉइंट क्लियर हो गए। 10वां पॉइंट है दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी हमारा कंपाउंड है, कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। रिएक्शन होने के बाद में प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, इनसॉल्युबल कुछ लेयर बन जाएगी। जो भी रिएक्शन का मीडियम है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर इनसॉल्युबल एक परत जम जाएगी। उस परत को हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दूध है, दूध को जब हम उबालते हैं तो मलाई जम जाती है। तो जो मलाई है वो अलग रहती है, दूध में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल होती है, ऊपर तैरती रहती है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, समझाने के लिए है। तो क्या हो गया? प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो गया। दूध के अंदर हमारे दूध के ऊपर मलाई जम गई। ये ऊपर भी हो सकती है और बीच में भी इनसॉल्युबल कुछ मटेरियल आपको दिख सकता है। तो ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। ये हमारे हो गए 10 पॉइंट। टोटल 15 पॉइंट है, 10 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। और 11वां पॉइंट है हमारा, इफ इन अ रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड देन सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स जो रिएक्शन होगी उसके अंदर जो हमारा कंपाउंड रहेगा उसके अंदर, इसमें बताया गया है ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज। अच्छा, दो रिएक्टेंट रहेंगे, इसमें से एक रिएक्टेंट जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिएक्टेंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स शब्द का मतलब ही हो गया रिड, RED, रीड। रिडक्शन का RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद में हमारा 12वां पॉइंट है, इन अ रिएक्शन ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हेन देयर इज आइदर गेन ऑफ O2 और लॉस ऑफ H2 इन इट। अब इन्होंने ऑक्सीडाइज्ड, कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड कब होगा? कोई भी सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज्ड तब होगा रिएक्शन के दौरान उसके अंदर या तो O2 ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या फिर H2 हाइड्रोजन निकल जाए। तब हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ये हमारे हो गए 12 पॉइंट। उसके बाद 13वां पॉइंट है, व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड। जब हमारा मेटल है, मेटल कौन से होते हैं हमारे? आयरन, लोहा, सोना, चांदी, औरम, कॉपर, ये हमारे मेटल है। ये जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कोरोड हो जाते हैं, इनका क्षरण होने लगता है, ये डेस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये नमी और एसिड के साथ रिएक्शन करके इनके ऊपर एक परत जम जाती है और उस परत को क्या कहते हैं? जब परत का फॉर्मेशन होता है तो मेटल का क्षरण, डिकम्पोजिशन होने लगता है, मेटल डेस्ट्रॉय होने लगता है परत वाइज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। और आयरन की केस में इसको बोलते हैं जंग लगना। जैसे ही हमारा आयरन रहेगा, आयरन की कोई भी वस्तु वातावरण की नमी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फिर उसके ऊपर हम एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है लोहे के ऊपर, और हमारा भूरा भूरी सी जो परत जम जाती है तो क्या होता है? मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, आयरन डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो ये हमारे 13 पॉइंट हो गए। 14वां पॉइंट है, 14 पॉइंट है हमारा, ऑयल और फैट्स ऑन ऑक्सीडेशन बिकम रेंसिड और देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। जो हमारे ऑयली फूड होते हैं, जो हमारे जिनके अंदर ऑयल होता है, फूड्स होता है, आपने देखा होगा जो तली भुनी चीजें होती हैं जो बाजार में मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो क्या करेंगी? अगर आप उनको खुले में रख देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और
उनकी स्मेल, उनका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिड, और इस जो कंप्लीट प्रोसेस उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, विकृतीकरण इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। बैड स्मेल हो जाएगी, टेस्ट भी बैड बुरा हो जाएगा, अच्छे नहीं लगेंगे खाने में भी, और उनकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा कि पैकेज्ड फूड मिलते हैं, उसके अंदर पैकेज्ड फूड के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे चिप्स वगैरह या जो भी मैदा की तली भुनी चीजें होती है उनको पैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, और उस पैकेट के अंदर हम गैस भर देते हैं, कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके, और हमारी रैंसिडिटी का प्रोसेस ना हो सके, और हमारा जो खाना है लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व्ड रहे, या फिर कह दें कि रैंसिडिटी का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ये हमारे 14 पॉइंट हो गए हैं। 15वां पॉइंट है, 15 लास्ट पॉइंट है, टू स्टॉप और स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, दीज आर फ्लश्ड विद एंटीऑक्सीडेंट और केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। वही बात अभी लास्ट में जो बताई थी मैंने, जो हमारा जो रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए उन पैकेज के अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट हम डाल देते हैं, जिसके कारण जो हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो ये हमारे 15 पॉइंट हो गए, ताकि हमारा जो 15वां पॉइंट में अंदर बताया गया है कि जो हमारी खाने की चीज होती है, ऑयल और फैट की चीजें होती हैं, इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम जब पैकेट पैक करते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस हम डाल देते हैं, ताकि जो हमारा जो खाना है लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहे, रेंसिडिटी का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। तो ये हमारे 15 पॉइंट हो गए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इनको आपको पढ़ना है, और इनमें से कोई भी अगर शब्द है वो आपको समझ में नहीं आता है तो वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, कोई भी शब्द आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं ये आपकी प्रॉब्लम है नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस कर दूंगा, या फिर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जितने भी आपके पॉइंट रहेंगे, जो आपके डाउट रहेंगे, सभी शंकाओं का समाधान एक वीडियो के अंदर कर दूंगा, और ये चैप्टर, पूरे चैप्टर की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी। तो ये हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हुए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर डेफिनेशन है कुछ, अभी जो हमने बहुत सारी जो बातें देखी हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर, कि हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो बहुत सारी डाउट्स रह जाते हैं कि ये नई नई चीजें आती हैं, रिडॉक्स, तो इनकी डेफिनेशन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर दी हुई है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हम सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो 25 डेफिनेशन है, देखो रेंसिडिटी की डेफिनेशन दे रखी है, कोरोजन की डेफिनेशन दे रखी है, ये सभी डेफिनेशन के आपको दे करके आपको समझाया हुआ है, ताकि बच्चों के मन मस्तिष्क में कोई शंका ना रहे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर लास्ट पॉइंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई शंका है, समाधान उसका करना है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9728606417। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें, आप अपना परिचय दे दें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से ऐसे हूँ और मुझे ये डाउट है, और वीडियो के अंदर जो भी डाउट आए वो वहाँ आप बता सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि मैं इस समय कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ पलवल में, पलवल हरियाणा के अंदर। अगर आप पलवल के अंदर कहीं भी रहते हैं, पलवल के किसी भी गांव में, आसपास के किसी भी गांव में रहते हैं, तो आप मेरे पास यहाँ पर आ सकते हैं, मेरे से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई भी चीज है डायरेक्ट बैठ करके उसको सीखना और भी सुविधाजनक हो जाता है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में अपना एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या है, 9728606464 और 717 9728606417। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड
सॉरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को।